अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। और आज फर्स्ट एड सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं यही बताऊंगा कि अगर घर पे इंजरी लग जाए, कोई कट लग जाए, कोई ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से बैंडेज का इस्तेमाल किया जाए और क्या उसके ऊपर स्पिरिट या पायोडीन लगाया जाए, उसको किस तरह वॉश किया जाए, क्या किया जाए। सबसे पहले दो तरह के वूंड होते हैं, एक क्लीन वूंड्स होते हैं और एक डर्टी वूंड्स होते हैं। क्लीन वूंड्स वो होते हैं जो क्लीन कट से बहुत ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट से बनते हैं, और डर्टी वूंड्स वो होते हैं जो कि किसी गंदी सरफेस के साथ रगड़ लग के या गंदी सरफेस के साथ जो है वो गंदी सरफेस कोई आपके जिस्म पे ज़ोर से लगे तो उससे पैदा होते हैं। मसलन अगर कोई चाकू से लगने वाला वूंड है या किसी शार्प पेपर कट है जैसे, या किसी कटर से लग गया है या नाइफ से लग गया है, तो ये वाला आपका क्लीन वूंड कहलाएगा। वो जिस चीज़ से लगा है वो भी क्लीन है। और अगर आप मिट्टी में काम कर रहे थे, गार्डन में काम कर रहे थे, कोई शीशा ऐसा लग गया जिसमें जो बहुत ज़्यादा गंदा था, मिट्टी भी साथ अंदर चली गई है, या किसी ने आपको जो है खुदा ना खास्ता किसी ने ज़ोर से कोई छड़ी मारी है, स्टिक मारी है, कोई पाइप मारा है जो कि गंदा था, जंग आलूद था, जिसमें मिट्टी लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, और वो उसने टेढ़ा मेढ़ा ज़ख्म कर दिया जिसके मार्जिन जो है वो टेढ़े मेढ़े हैं, तो ये डर्टी वूंड कहलाएगा। क्लीन वूंड और डर्टी वूंड की मैनेजमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। क्लीन वूंड जो है उसको आप इमीडिएटली उसको प्रेस करते हैं, उसका खून रोकते हैं, वेयर एज़ डर्टी वूंड जो है इसमें आप सबसे पहले इसको धोते हैं, ताकि इसके अंदर अगर कोई बाहर से लकड़ी का पार्टिकल चला गया है, कोई मिट्टी चली गई है, रेत चली गई है, कंकर चली गई है, कोई और स्प्लिंटर चला गया है, तो उसको फ़ौरन यहाँ से निकाल बाहर करें, क्योंकि अगर वो अंदर रह गया, अगर फ़ौरन बॉडी ये अंदर रह गई तो ये पीप बनाएगी और वूंड जो है वो एंटीबायोटिक देने के बावजूद भी हील नहीं होगा। इसका दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ेगा कि ये फ़ौरन बॉडी उसके अंदर से निकाली जाए, अदरवाइज़ ये नुकसान करेगा। ये जो फ़ौरन बॉडी होगी ये इन्फेक्शन करेगी बार बार और पीप डालेगी ज़ख्म के अंदर। अगर क्लीन वूंड है और ज़ख्म से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है तो क्या करना चाहिए, किस तरह से अप्रोच करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपने जिस जगह पे ज़ख्म आया है उस हाथ को आपने ऊंचा उठा देना है, बॉडी के उस हिस्से को दिल से ऊंचा कर देना है। चाहे वो शोल्डर है तो ऐसे सीधे हो जाए, नाक है तो वैसे पकड़ के ऊपर की तरफ कर दें जैसे एपिस्टैक्सिस होता है, हाथ है तो हाथ को आप दिल से जितना ऊपर उठा सकते हैं, कोई और पकड़ के उठा ले, क्योंकि जिसको इंजरी हुई है वो तो थक जाएगा बहुत जल्दी। और उसके ऊपर ज़ोर से आप ड्रेसिंग रखें, कोई कपड़ा रखें, रुई का इस्तेमाल नहीं करें। रुई जो है वो ज़ख्म के अंदर चली जाती है, उसके छोटे-छोटे पार्टिकल ज़ख्म के अंदर चले जाते हैं, और वो जो पार्टिकल ज़ख्म के अंदर जाते हैं वो नुकसान का बाइस बनते हैं। वो इसी तरह से फॉरेन बॉडी की तरह बनते हैं और आपके क्लीन वूंड को डर्टी वूंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद ये जो फॉरेन बॉडी है, जो फाइबर रुई का अंदर चला गया ज़ख्म के अंदर, ये पीप भी डालेगा इसमें और ज़ख्म को अच्छी तरह से हील नहीं होने देगा। आपने अगर इसमें से खून नहीं ज़्यादा बह रहा, तो फिर आपने इसको स्पिरिट के साथ या पायोडीन के साथ वॉश करना है। आपने आराम से जेंटली गॉज़ पीसेस से, कॉटन से नहीं, गॉज़ पीसेस से। देखें, कॉटन स्वैब और गॉज़ पीस में बहुत फ़र्क है। कॉटन स्वैब जो है वो रुई जो है वो आम तौर पे सोचा जाता है शायद इस मकसद के लिए है कि ज़ख्मों को साफ़ किया जा सके, ज़ख्मों के लिए नहीं। रुई है वो जिल्द को साफ़ करने के लिए है। जो ज़ख्म अगर हो जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए गॉज़ पीस है, या आपके पास कुछ सर्जिकल ड्रेसिंग, यही जो पट्टी हम ज़ख्मों के ऊपर बांधते हैं, इसी पट्टी का थोड़ा सा हिस्सा ले लें, और जो कर रहा हो उसके अपने हाथ साफ़ हों, उसके हाथों पे ग्लव्स हों, या पॉलीथीन के ग्लव्स हों या रबर के ग्लव्स हों, लेटेक्स के ग्लव्स हों। वजह ये है कि अगर खुदा ना खास्ता जिस बंदे को इंजरी हुई है उसको हेपेटाइटिस बी या सी होगा, तो उससे उसका खून के यहाँ आपके नाखून के साथ मौजूद छोटे-छोटे ज़ख्मों में अंदर ना चला जाए, और आपको खुदा ना खास्ता जो आदमी केयर कर रहा है उसके वूंड की, ऐसा ना हो कि उसको भी हेपेटाइटिस बी सी हो जाए। तो आपने अपने प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखना है। और फिर गॉज़ पीस की मदद से उसके ऊपर आपने स्पिरिट लगाना है, स्पिरिट बहुत ज़्यादा चुभता है, या पायोडीन लगानी है, पायोडीन कम कदरे कम चुभती है, और उसको 4-5 मिनट के लिए उसके ऊपर लगा रहने देना है पायोडीन को, और उसके बाद फिर वॉश करके उसके ऊपर ड्रेसिंग करनी है। लेकिन अगर ज़ख्म से खून बह आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ख्म से खून बह जा रहा है, तो फिर उसके ऊपर आप गॉज़ पीस रखें, 4-5 पीस गॉज़ पीस के जो है वो मोटा बना के रखें, और होल्ड कर लें। इस जगह को होल्ड कर लें, और और दिल के लेवल से ऊंचा उठा दें इस जगह को, और इसको होल्ड किए रखें आप तकरीबन 4 से 5 मिनट। असल में होता ये है कि जख्म आया होता है और उसको होल्ड करते हैं, हर 15 सेकंड के बाद उठा के देख रहे हैं अभी खून बंद हुआ है कि नहीं हुआ, फिर दोबारा रख दिया। वो जब आप 15 मिनट के बाद उठाते हैं, तो जो 15 सेकंड के बाद उठाते हैं, तो 15 सेकंड में जो फायदा हुआ होता है वो सारा लॉस हो जाता है। वो जख्म से फिर खून रिसना शुरू हो जाता है, फिर आप उसके ऊपर रख के फिर हर जो क्यूरियोसिटी है ना उसको थोड़ा सा आप कम करें। आप उसके ऊपर प्रेशर दे के गॉज पीस रखें, ऊपर प्रेशर दें जख्म के ऊपर, और उसको
ऊंचा उठा दें दिल से और इस पोजीशन में 3 से 5 मिनट रखें, 3 से 5 मिनट रखें और फिर उसके ऊपर से आप हाथ हटाएं और देखें कहीं से ऊज तो नहीं आ रहा। उसके ऊपर जो गॉज पीस है उसको हटा के ना देखें कि जख्म नीचे, पता नहीं जख्म तो 5 मिनट में तो ठीक नहीं हो जाएगा। सिर्फ आपका मकसद ये है कि जो खून आ रहा है वो आपने रोकना है। तो उसके ऊपर आपने प्रेशर दे के अभी खून जब रोक लिया तो उसके ऊपर से गॉज नहीं हटा के देखनी के नीचे जख्म की क्या सूरत हाल है, गॉज उधर ही रहने देनी है। गॉज जो है वो उसके ऊपर जख्म के ऊपर जुड़ गई होगी और अगर आप उसको ज़बरदस्ती हटाएंगे तो ये होगा कि वो जो क्लॉट बना होगा उस जख्म के अंदर, वो गॉज उसको साथ ही उखाड़ देगी और खून दोबारा जारी हो जाएगा। तो इसी के ऊपर थोड़ी देर के लिए देखें कि खून बंद हो गया। अगर खून फिर भी बंद नहीं हुआ तो इसके ऊपर प्रेशर ड्रेसिंग कर दें, जो कि आप कर सकते हैं गर्म पट्टी की मदद से। ड्रेसिंग सर्जिकल ड्रेसिंग से भी कर सकते हैं और गर्म पट्टी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन गर्म पट्टी की मदद से इतनी जोर से नहीं करनी कि डिस्टल यानी उसका जो जख्म के बाद वाला हिस्सा है बाजू का या टांग का, वो नीला पड़ना शुरू हो जाए। सिर्फ इतना से प्रेशर ड्रेसिंग करनी है कि उसका खून रुका रहे और उसका जो आगे वाला हिस्सा है जिस्म का, हाथ का, पाँव का, वो वाला हिस्सा नीला ना पड़े, पिंक रहे। और उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप इस तरह से कैपिलरी दबाते हैं, नेल को दबाते हैं और देखते हैं खून वापस आता है कि नहीं। जब आप दबाते हैं तो येलो हो जाता है और जब आप छोड़ते हैं तो ये दोबारा पिंक हो जाता है। इसका मतलब है कि डिस्टल वैस्कुलर जो स्टेटस है वो ठीक है पेशेंट का, और पेशेंट को महसूस हो रहा है। उंगलियों के ऊपर उसको हाथ लगा के पूछते हैं कि जी आपको महसूस हो रहा है कि जख्म इतना बड़ा बात होता है कि डिस्टल जो है वो महसूस होना रुक जाता है। लेकिन बैंडेज करने के बाद ये देखना कि उसके बैंडेज के से आगे वाले, बैंडेज से दूर वाले हिस्से में खून की सप्लाई भी है और न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस जो है, नर्वस सिस्टम का स्टेटस जो है वो भी ठीक है। ये लाजिम है, ये 2 चीज़ें होंगी। फिर तीसरे नंबर पे अगर बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, आप प्रेशर ड्रेसिंग भी कर दी, उसके बावजूद खून बह जा रहा है, तो फिर ये जो जहाँ पे जख्म आया हुआ है इससे तकरीबन आप 2 से 3 इंच ऊपर बहुत ज़ोर से क्रेप बैंडेज बांधेंगे ताकि इस एरिया की खून की सप्लाई बंद हो जाए। खून की सप्लाई इस एरिया की बंद होगी। इसको वक्ती तौर पे बंद करना है, ज़्यादा देर के लिए बंद नहीं करना। अगर आप ज़्यादा देर के लिए इसकी खून की सप्लाई बंद करेंगे तो फिर ये नीला होके मुर्दा हो जाएगा जिस्म। तो 15 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए आपने बहुत जोर से बांधना है और फिर इसको अनटाई करके देखना है। खून अभी भी आ रहा है, फिर दोबारा बांध देना है। हर 30 मिनट के बाद आपने इसको दोबारा टाई करना है, तब तक जब तक आप हॉस्पिटल में नहीं पहुंच जाते। हर 30 मिनट के बाद आपने इसको अनटाई करना है, तकरीबन 1 मिनट अनटाई रखना है और फिर दोबारा जो है इस बांध देना है। इसको टॉर्निक्विट कहते हैं, टॉर्निक्विट। बहुत जोर से क्रेप बैंडेज बांधनी है कि इसकी खून की सप्लाई इस इलाके की खत्म हो जाए। और हर 15 से 20 मिनट के बाद आपने 1 मिनट के लिए तकरीबन खोलना है ताकि खून की गर्दिश एक दफ़ा जारी रहे। और इतनी ज़ोर से नहीं बांधना कि बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो जाए। इस तरह से बांधे कि हल्की हल्की ऊजिंग खून की चाहे जारी रहे, कोई मसला नहीं है। और आप जख्म के ऊपर उस वक्त नज़र रखें जब आपने ये बैंडेज बांध दी है, ताकि आपको पता चले कि खून कितना बह रहा है जख्म में से। फिर जो डर्टी वूंड है उसकी केयर कैसे करें? उसकी केयर इस तरह से करते हैं कि उसको धोते हैं बहुत ज़्यादा। डर्टी वूंड को आप बहुत ज़्यादा सोप और वाटर से धोते हैं अगर उसमें से बहुत ज़्यादा खून नहीं बह रहा। आमतौर पे डर्टी वूंड जो है वो बड़ा टेढ़ा-मेढ़ा सा वूंड होता है, उसमें से इतना ज़्यादा खून नहीं बह रहा होता। उसमें जो वेसल्स होती हैं वो क्रश हो गई होती हैं और इतना ज़्यादा खून नहीं बह रहा होता। तो उसको आपने वॉश करना है लाज़िमन। उसको वॉश करना है और बाकी सारी जो है वो केयर यही है। और डर्टी वूंड को कोशिश करते हैं कि उसको बैंडेज ज़्यादा देर के लिए ना करें। उसका खून जो है रोकना तो ज़रूरी है, लेकिन उसको ज़्यादा देर के लिए अगर बैंडेज करेंगे तो अंदर मौजूद जरासीम, अंदर मौजूद बैक्टीरिया जो है वो नुकसान का बाइस बनेंगे। तो ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो, फर्स्ट एड ऑफ वुंड एट होम। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगी। आप लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इंशाल्लाह रिकमेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।